नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस इन 30 ईयर्स। जो वुमेन्स के अंदर, महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। छोटी न्यूज़ है। ठीक है, वुमेन्स ब्रेस्ट कैंसर। भारत में पिछले 30 वर्षों में स्तन कैंसर के मामलों में 2 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। ये एक सर्वे हुआ, कोलकाता में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह जानकारी दी सभी को कि कैंसर जो है वो फैल रहा है। 30 वर्षों में स्तन कैंसर जो है उसके मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी, और सभी की जो पहुंच है इस इलाज तक सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इसकी मुख्य बातें क्या क्या है कि मामलों में तेज वृद्धि हुई है। 1990 में दर जो थी 1 लाख प्रति महिलाओं पर 13 मामले आते थे और 2023 में ये 29 मामले सामने आते हैं। जो दर है वो बढ़ रही है। कारण क्या है? डॉक्टरों के अनुसार स्तनपान में कमी। जब बेबी होता है तब महिलाओं को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए लेकिन नहीं कराती है, तो उस वजह से हो रहा है। जीवन शैली में भी बदलाव आ रहे हैं। आजकल शराब का सेवन, तंबाकू का उपयोग सभी महिलाएं भी करने लगी है, जिनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के हैं सामने आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रूप में। लंबे समय तक बैठकर काम करना, ये किसी की मजबूरी भी हो सकती है लेकिन इससे भी कैंसर हो रहा है, डॉक्टर्स का तो यही कहना है। और फिर क्या था कि आगे का पॉइंट, इलाज तक पहुँच में कमी। अभी कई मरीजों की जो आर्थिक और भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, सही इलाज नहीं मिल पाता है। कैंसर की दवाएं और उपचार देश के दूर दराज इलाकों तक उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। जागरूकता और सहयोग की ज़रूरत है ना। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी और रेडिएशन और अन्य उपचारों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। लोगों को जागरूकता बढ़ानी चाहिए हमें इस बारे में। ठीक है, इस बीमारी से लड़ने में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। एक नई पहल क्या है? प्रोजेक्ट पिंक आर्मी। सम्मेलन में प्रोजेक्ट पिंक आर्मी नामक एक सामुदायिक अभियान शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? जागरूकता बढ़ाना कैंसर के प्रति और मरीजों को बेहतर सहयोग देना। ठीक है, यही था इस न्यूज़ में। फिर ये है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये एक एडिटोरियल आया था, उसको भी हम देख लेते हैं। चलो, भारत में पर्यावरण की स्थिति। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अभी रिपोर्ट जारी की है। 25 फरवरी को स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026 जारी की है, नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और वनों से रिलेटेड, पशु पक्षियों से, मतलब जो मानव जीवन और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष होता है उनसे रिलेटेड सब कुछ कहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। चलो, पर्यावरण से जुड़ी समस्या को प्रकाशित किया गया। क्या? बाढ़, अत्यधिक मौसम चेंज होता रहता है बहुत जल्दी है ना। सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश। ये सब भागों का व्यवहार क्यों चेंज होता जा रहा है ना। वायु प्रदूषण के बारे में, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये सब जो है इस एडिटोरियल में बताया गया, इस रिपोर्ट में प्रकाशित हुई ये सारी बातें। यह रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन का असर भारत में तेज़ी से दिखाई दे रहा है। 2025 में पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा मौसम परिवर्तन या मौसम के जो इवेंट्स हैं वो देखे गए हैं कि गर्मी की लहर, ठंड की लहर, भारी बारिश और बाढ़, ये सब 2025 में हमने देखा। पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा मौसम का जो चेंजेस या फिर मौसम के इवेंट्स हैं वो 2025 में हमने नोटिस किए हैं। मौसम आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, है ना। फसलों को भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसमें उन्होंने डेटा भी प्रकाशित किया 2023, 24, 25 का, लेकिन हम 25 का देख लेते हैं। 17.41 मिलियन हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है मौसम के बदलने से। कई लोगों की मौत भी देखी जाती है जो अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, है ना, जो अत्यधिक सर्दी सहन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की बहुत मौतें भी होती हैं। वो डेटा भी एडिटोरियल में दिया गया है।
सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो है वो हिमाचल है, फिर केरल है, फिर मध्य प्रदेश है। ये सब सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं मौसम की वजह से। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी आपदाएं सामान्य हो सकती हैं हमारे लिए, है ना। कार्बन इमिशन का नेट ज़ीरो का लक्ष्य भी रखा हुआ है, जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने के लिए, मतलब इससे कम होना चाहिए, अदरवाइज़ जो मौसम है बहुत तेज़ी से बदलेगा, बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है हम सब के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है तो जो बर्फ़ है वो पिघलेगी, इवापोरेशन भी जल्दी होगा, जल्दी बारिश आएगी, बहुत सारी बारिश आएगी, है ना। समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, बाढ़ के खतरे बढ़ेंगे, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, समुद्री स्तर बढ़ जाएगा ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट को लेकर। अभी गवर्नमेंट को पहले से तैयारी करनी चाहिए। वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि जो होती है उनको पुनर्जीवित करना चाहिए, ये उपाय सुझाए गए हैं उस रिपोर्ट में। नदियों को उनके बाढ़ क्षेत्र से जोड़ना होगा, सही है। जहाँ कम पानी है नदियों का बहाव उस और हमें जोड़ना होगा ना, एक दूसरे से कनेक्ट करके। जहाँ सूखा पड़ा है, अभी सब जगह तो एक जगह एक साथ बाढ़ आएगी नहीं, तो जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ रास्ते बनाने होंगे, जल की निकासी अच्छी करनी होगी ताकि बाढ़ नहीं आए, अतिरिक्त पानी नहीं बचे, पानी बहकर निकल जाए, है ना। ऐसा उपाय करना होगा। भूजल रिचार्ज करना होगा, वर्षा जल संग्रहण, हाँ राजस्थान में कई सालों से लोग करते आए हैं और करना चाहिए। झीलों का संरक्षण और निर्माण करना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार बाघों द्वारा इंसानों पर हमले बढ़ रहे हैं। जो जंगल है उनमें रहने की जो कमी है, मतलब बाघ जो है वो इनफ है जंगल की भूमि के हिसाब से, तभी वो क्या करते हैं, बाहर मानव क्षेत्र में भी एंटर हो जाते हैं और कोई दिखता है तो हमले भी हो जाते हैं। तो जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। जनवरी से जून 2025 तक 43 लोगों की मौत के हमले सामने आए, मतलब बाघ की मौत से हमले हुए हैं 43 लोगों की। 2024 में भी ये आंकड़ा लगभग यही था, 44 लोग मरे थे बाघों की हमले की वजह से। विशेषज्ञों का क्या कहना है कि बाघों की उम्र बढ़ना या घायल होना कारण है। जंगलों में शिकार की कमी है और इंसानों का जंगल के पास रहना। अभी ऐसा है कि जंगल में बाघ बहुत सारे हो गए, इनफ हो गए, मतलब जितनी उनकी मात्रा होनी चाहिए उतनी है। और जो 20 राज्यों में तो ऐसा है कि 6 करोड़ लोग रहते हैं। 20 राज्यों में बाघ है, 6 करोड़ लोग हैं टोटल। अब 40% बाघ क्षेत्र में इंसानों की आबादी रहती है, तो नेचुरल सी बात है, हमला होना तो स्वाभाविक है कि हमेशा तो बच के कैसे रहेगा कोई। कभी न कभी तो ऐसा हो ही जाता होगा कि बाघ जो है वो आबादी वाले क्षेत्र में एंटर हो जाते होंगे, है ना। CSE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी बहुत सीमित है। अभी वायु प्रदूषण के ऊपर कहा गया है, मुख्यतः केवल 15% आबादी ऐसे क्षेत्र में जहां 10 किलोमीटर्स के भीतर एयर क्वालिटी मॉनिटर, ये भी बड़े बड़े शहरों में लगी हुई है, हर कहीं तो है भी नहीं, छोटे छोटे गाँव में कस्बों में नहीं है एयर क्वालिटी मेजर करने के लिए मॉनिटर्स। 85% आबादी ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ वायु प्रदूषण सही का डेटा ही उपलब्ध नहीं है ना। जैसे गाँव में, छोटे कस्बों में, टाउन्स में नहीं है, सब बड़े शहरों में ही लगे रहते हैं। इससे पर्यावरण शासन में असमानता दिखती है। निष्कर्ष क्या है, CSE की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पर्यावरणीय चुनौतियाँ जो वो तेज़ी से बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन पर मजबूत नीतियाँ और प्रकृति आधारित समाधान हमें ज़रूरी है। हाँ, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिसे लागू करना भी आसान हो, ऐसे उपाय जो है हमें बनाने चाहिए और जल्द ही लागू करने चाहिए, ठीक है। इस न्यूज़ में भी इतना ही था, हम अगली देख लेते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हार्मुज का जलडमरू मध्य, वही आज भी यही आया कि क्या क्या असर पड़ रहा है उसके बंद होने से और क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के कारण हार्मुज जलडमरू मध्य, जो समुद्री मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है, में जहाज़ों की आवाजाही को लगभग रोक दिया है।
अभी ऐसा है कि उस क्षेत्र में वॉर चल रहा है और जहाँ ऐसा युद्ध होता है वहाँ वो जनरली वो क्षेत्र थोड़ा असुरक्षित माना जाता है, तो उनका आना जाना रोक दिया। और वैसे ये ईरान ने रोका है, ऐसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वो क्षेत्र अभी असुरक्षित हो गया है आवाजाही के लिए, जहाज़ों के लिए, तो उसे बंद कर दिया है। यह रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस और भारत के करीब 40% तेल की आपूर्ति जो है वो इसी रास्ते से हो रही है। हमारे पास विकल्प भी है, लेकिन वो उतने कारगर नहीं है जितना कि हमारे हॉर्मुज़ जलसंधि जो है, ये रास्ता जो है वो काम आता है ना। ईरान, ओमान, यूएई के बीच स्थित है ये। सबसे सकरी जो गली है इसकी चौड़ाई वही 33 किलोमीटर की है ना। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस को दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाने का मुख्य मार्ग है ये हॉर्मुज़। इस रास्ते से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक और ईरान। ठीक है। अन्य समुद्री मार्ग भी है हमारे पास। मलक्का जलडमरू मध्य सिंगापुर के पास चीन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है ये। बाब अल मंदेब लाल सागर का प्रवेश द्वार। स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ती है। पनामा नहर है ना। बास्फोरस और डार्डानेल्स, ये जो भी हैं, तो ये सब हमारे पास विकल्प है। मतलब और भी ऐसे हैं समुद्री मार्ग हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान स्थिति क्या है? यूएस, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान ने ये हॉर्मुज़ जलडमरू बंद कर दिया है, 95% कम कर दिया है जहाज़ों का आना जाना। कौन से जहाज़ फंसे? 600 जहाज़ फंसे हुए हैं, जिसमें से 250 तो मालवाहक जहाज़ है, 200 तेल टैंकर वाले हैं और 50 गैस वाले जहाज़ हैं। ठीक है। अभी कोई भी देश जो है वो ऐसे सीधा इन समुद्री मार्गों को बंद नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय कुछ संधियाँ हो रखी है, उनके तहत है कि ऐसे कोई बंद नहीं कर सकता है, परंतु युद्ध के समय हमले का खतरा हो सकता है ना, इसलिए रास्ता असुरक्षित होता है। और जहाज़ों का जो बीमा है वो भी बहुत महंगा होता है। अगर ऐसे में हमला हो जाए तो इंश्योरेंस काफ़ी महंगा होता है। तो अभी जो बीमा प्रीमियम है वो उसका जो रेट है 10 से 15 गुना बढ़ गया है। विकल्प क्या है? रेड सी के यानबू बंदरगाह भारत के लिए एक विकल्प है कि ऐसा हो सकता है यहाँ से हमारे जहाज़ निकल जाए इस रास्ते से, लेकिन लाल सागर में भी हुती विद्रोहियों का हमले के कारण मतलब वहाँ पे भी डर ही बना रहता है, जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित नहीं मानी जाती है। भारत पर असर क्या हो रहा है? तेल आपूर्ति, लगभग 40% तेल हम इसी रास्ते से लाते हैं, ये भी प्रभावित हो रहा है। गैस आपूर्ति, एलएनजी का लगभग आधा हिस्सा कतर से आता है। ठीक है, ये भी प्रभावित हो रहा है हमारा। उर्वरक उत्पादन, 30% प्राकृतिक गैस जो है उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस पर भी असर पड़ रहा है। रसोई गैस एलपीजी 60% हम आयात करते हैं, तो घरेलू गैस की कमी का भी खतरा बना हुआ है। ये सरकार क्या कर रही है? अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगवा रही हैं। रूस से तेल का आयात बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार के निम्न प्रयास जारी हैं। एलपीजी उत्पादन करने को कह दिया है कंपनीज को। ठीक है, तो सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति को मेंटेन किया जाए, महंगाई ना बढ़े, लोगों को तकलीफ़ नहीं हो। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। निष्कर्ष क्या है? तेल और गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वैश्विक व्यापार को नुकसान भी हो रहा है, बहुत अधिक हद तक प्रभावित कर रही है ये युद्ध की स्थितियाँ। ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। आगे हम कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। ये कनाडा के साथ जो हमारी यूरेनियम डील हुई है ना, वो किस प्रकार इंडिया की हेल्प कर सकती है उसके बारे में ही है। चलिए शुरू करते हैं। कनाडा और यूरेनियम का जो समझौता हुआ है वो भारत को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना है 4.2 से 4.3 तक
लाख टन का भंडार है हमारे पास। मुख्य खदानें कहाँ हैं? झारखंड में है जादूगोड़ा, ये झारखंड में तुरामडी और तुमलापल्ले आंध्र प्रदेश में, है ना। ये सारी खदानें हैं हमारे पास। 76,000 से 92,000 92,000 तक टन यूरेनियम धातु निकाली जा सकती है, लेकिन जो है वो इतनी प्योर नहीं है यूज़ करने लायक। और वही कनाडा से जो आ रही है वो लगभग 10 से 100 टाइम्स रिचर और बेटर है उसे इस यूरेनियम के मुकाबले। समझौते में क्या था? 2 मार्च को ये जो कनाडा की केमिको के साथ कंपनी के साथ $2.6 बिलियन का समझौता हुआ था हमारा, है ना, ताकि वो हमें 10,000 टन यूरेनियम मिलेगा 2027 से 35 के बीच। इससे क्या होगा? ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा हमारी, और न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थिर ईंधन मिल सकेगा, है ना। घरेलू भंडार भी हो गया। आयातित भंडार हम 75% मंगाते हैं। कहाँ से? कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान, रूस, कनाडा। सरकार 5 साल से ईंधन का रणनीतिक भंडार भी बना रही है, ठीक है। ये भारत का यूरेनियम अयस्क जो है वो अभी कम गुणवत्ता का है। फिर ये कि क्या 2010 के एग्रीमेंट के तहत आता है? तो हाँ, ये समझौता जो है वो इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के तहत हुआ था। और ये तब हुआ जब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने भारत को न्यूक्लियर व्यापार की अनुमति दी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इस समझौते के अनुसार भारत को कनाडा को न्यूक्लियर सामग्री का लेखा जोखा देना पड़ता है, ये इस एग्रीमेंट के तहत। कहाँ का यूज़ है इसका? ध्रुव रिएक्टर जैसे रिएक्टरों में यूरेनियम का उपयोग होता है। मेडिकल आइसोटॉप भी बनते हैं इससे, है ना, ये सब में इसका यूज़ होता है। रक्षा क्षेत्र में परमाणु हथियार बनाने में, परमाणु पनडुब्बी जैसे INS अरिहंत क्लास में यूज़ होता है। 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम, ऊर्जा कार्यक्रम होता है भारत का, तो ये होमी जे भाभा ने बनाया था ये, ठीक है। फर्स्ट में यूरेनियम 235 से बिजली बनाना और प्लूटोनियम 239 बनाना, ये फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम से अधिक ईंधन बनाना, सेकंड स्टेज होती है। थर्ड में थोरियम 232 से यूरेनियम 233 बनाकर बिजली उत्पादन करना। भारत के पास दुनिया के लगभग 20 से 25% थोरियम भंडार हैं। ये जो भी इसकी स्टेजेस हैं वो डिस्कस की गई हैं। कार्यक्रम की चुनौतियाँ क्या थी? परियोजना में देरी, लागत बढ़ रही है, स्थानीय विरोध, तकनीकी जटिलता, ये सब जो है वो इसकी चुनौतियाँ हैं। कनाडा के साथ यूरेनियम का जो भारत का जो समझौता है वो ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु बिजली उत्पादन और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। इस पूरे में यही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अगली न्यूज़। हीट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन फीवर मेल बेबीज। स्टडी का कहना है कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, एक नए शोध में पाया गया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा तापमान का सामना अगर करना पड़े तो लड़कों के जन्म की संख्या जो है वो कम हो जाती है। स्टडी के अनुसार ऐसा हुआ। यह जर्नल डेमोग्राफी में प्रकाशित हुआ है। जर्नल प्रकाशित होता है ना, डेमोग्राफी नाम का जो प्रकाशित हुआ उसमें ये प्रकाशित हुआ है। भारत में लगभग 50 लाख से अधिक जन्मों के आंकड़ों को विश्लेषित किया गया, भारत और अफ्रीका के। और शोध में क्या पाया गया कि 20 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापमान
वाले दिनों की संख्या बढ़ने पर लड़कों के जन्म की संभावना जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि गर्भ में पल रहे पुरुष भ्रूण जो है वो पर्यावरणीय तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिसके अनुसार कठिन परिस्थितियों में कमजोर पुरुष भ्रूण का जीवित रहना कठिन होता है, इस कारण वो जीवित नहीं रह पाता है। तो और टेम्परेचर के बढ़ने से महिलाओं में भी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उच्च रक्तचाप, गर्भकालीन मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाती है, समय से पहले प्रसव, प्रीमेच्योर बेबी होने लगते हैं, कम वजन वाले शिशु का जन्म होता है। ठीक है, ये सब इस रिपोर्ट में था। और क्या किया जाना चाहिए, गर्मी से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए गर्भवती महिलाओं को। अस्पतालों और एंटीनल क्लिनिक में अच्छी वेंटिलेशन व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ पीने का पानी होना चाहिए। हीट एक्शन प्लान में गर्भवती महिलाओं को संवेदनशील समूह के रूप में शामिल करना चाहिए। ठीक, ये था इस न्यूज़ में, कुछ खास नहीं, बेसिक था बस। ये देख लेते हैं। यूपी अकाउंट फॉर मोर केसेस ऑफ डिनाइल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेस टू पर्सन फ्रॉम एससी कम्युनिटीज़। ये भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या है कि भारत में अनुसूचित जाति एससी समुदाय के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के रोकने के मामले में पिछले कुछ वर्षों में, मतलब जो एससी कास्ट होगा, व्यक्ति होगा, उससे सार्वजनिक स्थानों में जाने से उसे रोका जा रहा है और इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। अपराध श्रेणी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2017 की रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। मुख्य तथ्य क्या देख लेते हैं। 2023 में जो पूरे देश में 180 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 173 मामले तो केवल यूपी में ही है ना, और बाकी मामले में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी सामने आए। 2022 में पूरे देश में 305 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 300 मामले जो है वो उत्तर प्रदेश के ही थे, तो यूपी में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2018 में भी 68 मामले केवल उत्तर प्रदेश से हैं और वो अभी 2019 में 80% है। बस हाँ, ये सब आंकड़ा दे रखा है ना। ये श्रेणी क्यों जोड़ी गई। पूर्व एनसीबी के जो महानिदेशक हैं ईश कुमार ने 2017 में अपराधों को बेहतर तरीके से वर्गीकृत करने के लिए नई श्रेणियां जोड़ी गई थी। इस दौरान शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट के तहत नई श्रेणी जोड़ी गई। सार्वजनिक स्थान या रास्ते के उपयोग को रोकना या उसमें बाधा डालना, एक नई श्रेणी को जोड़ा गया था। शुरुआत में कितने मामले थे जब श्रेणी को पहली बार जोड़ा गया था 2017 में, तो पूरे देश में सिर्फ 12 मामले दर्ज हुए, है ना। उत्तर प्रदेश से कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ था। और हालांकि उस साल यूपी में 57 मामले दर्ज हुए थे। एससी समुदाय के लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करना या सामाजिक बहिष्कार करना भी इसमें शामिल था। ठीक है, आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि जो एसटी समुदाय के जो लोग हैं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगाने के मामले में एससी समुदाय की तुलना में कम मामले जो है वो दर्ज हुए हैं। ये न्यूज़ में इतना ही था। ठीक है, अगली देख लेते हैं। Pyramids of plastic in Earth's future, first study of its kind finds. वैज्ञानिकों के अनुसार अगर प्लास्टिक का उत्पादन और उसका प्रबंधन आज की तरह चलता ही रहा तो 2050 तक लगभग 12,000 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का जो कचरा है वो धरती पर जमा हो सकता है। यह इतना बड़ा है कि मिस्र के गिजा के महान पिरामिड से लगभग 2000 गुना बड़ा होगा। देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये एक तरीके से। अध्ययन में क्या पाया गया कि अब तक दुनिया में 8,300 मिलियन टन प्लास्टिक बनाया जा चुका है ना।
जिसमें से 6,300 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा हुआ है। कचरे का उपयोग या निपटान इस प्रकार हुआ कि 9% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल में यूज़ हुआ है, 12% को जलाया गया और 79% कचरा लैंडफिल या पर्यावरण में अभी तक पड़ा हुआ है। प्लास्टिक उत्पादन में तेज़ वृद्धि। पिछले 65 वर्षों में प्लास्टिक का जो उत्पादन है वो बहुत तेज़ बढ़ रहा है बाकी अन्य सामग्रियों के मुकाबले। 2015 में 380 मिलियन टन था। चीन भी वैश्विक प्लास्टिक रेजिन उत्पादन का लगभग 28% करता है। एक्रेलिक फाइबर उत्पादन में चीन के जो हिस्सेदारी 68% है। निपटान के क्या क्या तरीके हैं? रिसाइकलिंग है, उन्हें जलाया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। रिसाइकिल से पूरी तरीके से समस्या ख़त्म भी नहीं होती है। लैंडफिल, अब जहाँ कचरा ज़मीन या प्रकृति में जमा है तो ये सब एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कोई ठोस सॉल्यूशन अभी भी हमारे पास है नहीं इन सब का, है ना। तो एक किया जा सकता है, प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा कम कर सकते हैं। कचरे का सही प्रबंधन नहीं होता है तो विशाल पिरामिड बन जाएंगे प्लास्टिक के। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।